हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्थानांतरणीय गति को डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन को यानी घूर्णन गति को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति। ठीक है, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन लगा लिया हेडिंग, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, घूर्णन गति। ठीक है, चलो देखते हैं किसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन या किसको बोलते हैं हम लोग घूर्णन गति। ठीक है, तो बच्चों लिखिए आप, किसी स्थिर अक्ष के परितः किसी पिंड की इस प्रकार की गति जिसमें पिंड के सभी कण वर्ताकार पथों में गति करें, पिंड के सभी कण वर्ताकार पथों में गति करें तथा सभी वर्ताकार पथों के केंद्र इस स्थिर अक्ष पर हो तो ऐसी गति घूर्णन गति कहलाती है। क्या लिखा आपने बच्चों? आपने लिखा है कि आपके पास एक स्थिर अक्ष है ना, इसके परितः एक पिंड इस प्रकार गति करे कि पिंड के सभी कण वर्ताकार पथों में गति करे। ठीक है, और सभी वर्ताकार पथों के केंद्र कहाँ हो? इस स्थिर अक्ष पर हो। तो ऐसी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? घूर्णन गति बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। बच्चों, यदि मैं रोटेशनल मोशन के कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊं तो आप लोग लिखेंगे, एग्जाम्पल में आप लोग लिखेंगे बच्चों, जो आपका पंखा है उसकी जो गति है वो रोटेशनल मोशन का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो घड़ी के कांटों की जो गति है, घड़ी के कांटों की जो गति है वो भी घूर्णन गति का एक उदाहरण है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बच्चों, मेले में जो झूले होते हैं उनकी गति भी रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। कमरे का दरवाजा आप ओपन करते हो, क्लोज करते हो, तो जो गेट का गति है वो भी रोटेशनल मोशन है ना। झपकती हुई पलकों की जो गति है वो भी घूर्णन गति का एक उदाहरण है। घूम्र नृत्य करती किसी डांसर की जो गति है वो भी बच्चों घूर्णन गति का ही एक उदाहरण है। ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताए हैं, आप लोग देखोगे इन सब मोशन में पिंड के जो सारे के सारे कण हैं वो वर्ताकार पथ में घूमेंगे और वर्ताकार पथों के जो केंद्र हैं
वो एक ही स्थिर अक्ष पर होंगे। वर्ताकार पथों में घूमेंगे और वर्ताकार पथों के जो केंद्र हैं वो एक ही स्थिर अक्ष पर होंगे। चलो बच्चों एक एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, आप लोग क्या काम करो कि जो कमरे का गेट है उसको आप ओपन करो। ठीक है, और उस गेट की गति का आप अध्ययन करो। ठीक है, तो बच्चों देखिए आप लोग क्या काम करना कि गेट के ऊपर आप एक कण ए जो है इस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, गेट आपका पहले 1 नंबर पोजीशन में है जिसको मैंने ब्लैक पेन से ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, और जैसे जैसे आप इसको ओपन करते हो तो फाइनली ये 2 नंबर पोजीशन में पहुंच जाता है जिसको मैंने ब्लू पेन से ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दें, आप लोग अपना सारा का सारा ध्यान कहाँ दो, अब गेट के किसी एक कण ए पर। ठीक है, चलो अब आप बताओ, जब आप गेट ओपन करोगे तो ये जो कण ए है ये जिस पथ में गति करेगा वो पथ कैसा होगा। तो बच्चों यदि आप ध्यान से देखोगे तो गेट पर जो हमने कण ए लिया है ना वो वर्ताकार पथ में गति करेगा, है ना। और ये वर्ताकार पथ मैंने ऐसे दिखाया हुआ, अब ये देखो ये वाला कण ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये इस वर्ताकार पथ में गति करेगा। चलो 1 नंबर बात तो ये हो गई। अब आपसे यह पूछा जाए कि ये कण वर्ताकार पथ में गति करेगा तो इस वर्ताकार पथ का केंद्र कहाँ होगा। तो बच्चों थोड़ा सा सोचो, आप थोड़ा सा विचार करो, क्या इसका केंद्र गेट की चौखट पर होगा। यदि और गहरी यदि हम बात करें तो गेट के जो कब्जे हैं उनसे जो गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है जिसको मैंने पी क्यू रेखा नाम दिया है, ये वाली ऊर्ध्वाधर रेखा क्या इस पर होगा। तो आंसर है बिल्कुल कब्जों से गुजरने वाली वर्टिकल लाइन पी क्यू पर होगा। आप लोग क्या काम करो कि कण ए से ये जो पी क्यू रेखा है इसके ऊपर लंब डाल दो और ये लंब आपका O1 पर पड़ता है। तो बच्चों कण ए का जो वर्ताकार पथ होगा ना इसका जो केंद्र है वो O1 होगा, 1 नंबर बात। और इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या होगी बच्चों O1A। त्रिज्या कितनी होगी? O1A। ओके, अब हम एक अन्य कण पर और विचार करते हैं। वो कण आपने बी ले लिया, तो बच्चों यह भी वर्तीय पथ में घूमेगा, इसका केंद्र भी पी क्यू रेखा पर होगा। बी से आप पी क्यू रेखा पर लंब डालोगे तो यह O2 पर पड़ेगा। ठीक है, और O2 भी आपका पी क्यू रेखा पर है जो इस वर्तीय पथ का केंद्र है। और इस वर्तीय पथ की त्रिज्या क्या होगी भैया? O2B। इस प्रकार आप इस गेट पर कोई भी कण ले लो, यानी इस गेट के जो सभी कण हैं वो वर्तीय पथों में ही घूमेंगे। ठीक है, और उन वर्तीय पथों के जो केंद्र हैं वो पी क्यू रेखा पर ही होंगे। तो बच्चों दरवाजे की जो यह गति है वो घूर्णन गति होगी, क्योंकि आपने कहा है किसी पिंड की इस प्रकार की गति जिसमें पिंड के सभी कण वर्ताकार पथों में घूमे। ठीक है, तो सारे के सारे कण वर्ताकार पथों में घूमेंगे। आप दरवाजे का गेट ओपन करो, क्लोज करो, उस पर विभिन्न आप कण लो। ठीक है, और उनकी गति के बारे में आप विचार करो तो आप पाओगे बच्चों कि सारे के सारे जो कण है ना वो वर्ताकार पथ में घूमेंगे। और उन वर्ताकार पथों के जो केंद्र हैं वो इस रेखा पी क्यू पर होंगे। और ये जो रेखा पी क्यू है ये इसकी घूर्णन गति की स्थिर अक्ष कहलाएगी। और इस स्थिर अक्ष को हम इस घूर्णन गति की क्या बोल देते हैं बच्चों? घूर्णन अक्ष।
क्या बोल देते हैं? घूर्णन अक्ष। चलो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। एक और एग्जाम्पल देखें बच्चों। आप लोग जानते हो ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ये आपका होता है वाई एक्सिस, और ये वाला होता है आपका जेड एक्सिस। और जो ये जेड एक्सिस है ये बच्चों आपका नॉर्मली आउटवर्ड है। ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन, इस प्लेन से कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है। तो बच्चों ये एक अनियमित आकार की वस्तु है और ये जेड अक्ष के परितः, ठीक है, ऐसे ऐसे घूर्णन कर रही है। ये जेड अक्ष है बच्चों, ये वाली कौन सी अक्ष है? जेड अक्ष, ये वाली जेड अक्ष है। और इसके परितः ऐसे ऐसे ये क्या कर रही है? घूर्णन गति कर रही है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, इस पर मैंने कुछ कण लिए हैं। ए, एक लिया है मैंने बी, एक मैंने लिया है सी, और एक मैंने लिया है डी। तो बच्चों जब ये वस्तु घूर्णन गति करेगी तो यह जो कण ए है वो इस वाले वर्ताकार पथ में घूमेगा, ये वाला जो कण बी है ये इस वाले वर्ताकार पथ में घूमेगा, कण सी इस वाले वर्ताकार पथ में घूमेगा, कण डी इस वाले वर्ताकार पथ में घूमेगा। और सभी वर्ताकार पथों के तल परस्पर समांतर होंगे और उनके केंद्र इस जेड अक्ष पर होंगे। तो यह पिंड इस जेड अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी इसको तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? घूर्णन अक्ष। क्या बोलेंगे? घूर्णन अक्ष। और यह पिंड इस स्थिर अक्ष के परितः, इस घूर्णन अक्ष के परितः जो गति कर रहा है, उस गति को हम लोग कौन सी गति बोलेंगे बच्चों? घूर्णन गति बोलेंगे, ठीक है। यदि आप इस प्रकार से नहीं समझते हो तो आप ऐसे समझो। मान लीजिए बच्चों ये कोई पिंड है, ठीक है, ये कोई पिंड है और इस पिंड को देखिए मैं इस प्रकार से घुमा रहा हूँ, इस प्रकार से घुमा रहा हूँ। तो यह देखो बच्चों, ये वाला जो अक्ष है, जो वाई एक्सिस है, इसके परितः घूर्णन गति कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। और इसका प्रत्येक कण, उदाहरण के रूप में मैं ये वाला यदि कण लूँ तो देखो ये वर्ताकार पथ में घूम रहा है, ये वाला कण देखूँ तो ये भी वर्ताकार पथ में घूम रहा है, ये वाला कण देखूँ तो ये भी वर्ताकार पथ में घूम रहा है। यानी इस पर उपस्थित सारे के सारे कण कौन से पथों में घूम रहे हैं? वर्ताकार पथों में घूम रहे हैं। तो ये वाली गति कौन सी गति कहलाएगी? घूर्णन गति। मैं समझता हूँ आपको ये चीज़ एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम लोगों ने रोटेशनल मोशन किसको बोला है। दोबारा बता देता हूँ बच्चों, किसी स्थिर अक्ष के परितः कोई पिंड इस प्रकार से गति करे कि पिंड के जो सारे कण हैं वो वर्ताकार पथों में घूमे, ठीक है, और उन वर्ताकार पथों के केंद्र उस स्थिर अक्ष पर विद्यमान हो, उपस्थित हो। तो ऐसी गति को हम क्या बोल देते हैं? घूर्णन गति। चलो आपको मैं एक चीज़ विचार करने के लिए देता हूँ बच्चों। आपके कमरे में जो पंखा घूम रहा है, ठीक है, तो वो जिस अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है बच्चों, पंखे का प्रत्येक कण, पंखे की कोई भी आप ताड़ी ले लो, उस ताड़ी पर कहीं पर भी आप कलर से एक धब्बा बना दो, ठीक है, और आप उस धब्बे की गति का अध्ययन करो तो आप पाओगे कि वो धब्बा वर्ताकार पथ में घूमेगा। और एक धब्बा क्यों, आप किसी एक ताड़ी पर 5-7 धब्बे बना दो, ठीक है, और प्रत्येक धब्बे की गति को आप गौर से देखो तो आप ये पाओगे कि प्रत्येक धब्बा वर्ताकार पथ में घूमेगा, ठीक है। सेंटर से जो धब्बा दूर होगा वो बड़ी त्रिज्या वाले वर्ताकार पथ में घूमेगा और जो नज़दीक होगा वो छोटी त्रिज्या वाले वर्ताकार पथ में घूमेगा। लेकिन सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं, सारे के सारे जो कण हैं वो वर्ताकार पथ में घूमेंगे। तो बच्चों पंखे की जो गति है वो घूर्णन गति है। अब आपको विचार कर क्या करना है, आपको यह विचार करना है कि इसकी घूर्णन अक्ष क्या है, यह किस अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है। इसी प्रकार आप जिस कमरे में हो आप उसका दरवाज़ा जो है वो ओपन करो और क्लोज करो। तो बच्चों दरवाजे की जो गति है वो रोटेशन मोशन है, घूर्णन गति है, और घूर्णन गति हमेशा एक अक्ष के परितः होती है। तो आपका जो दरवाज़ा है वो किस अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है, आप इस पर विचार करेंगे।
ठीक है, तो ये आपका क्या था बच्चों, रोटेशनल मोशन, या कौन सी गति थी बोलो, घूर्णन गति। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट चीज, रोटेशनल मोशन आपका हो गया, घूर्णन गति आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चीज हम लोगों को देखना है टॉर्क। टॉर्क यानी हमें क्या देखना है बच्चों, बल आघूर्ण। क्या देखना है, बल आघूर्ण। तो ध्यान देना, रोटेशनल मोशन में पिंड किसी स्थिर अक्ष के परितः इस प्रकार गति करता है कि उस पर विद्यमान प्रत्येक कण वर्ताकार पथ में घूमता है और सभी वर्ताकार पथों के जो केंद्र हैं वो स्थिर अक्ष के परितः होते हैं। चलो आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ बच्चों, आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक बोल्ट है ना, नट खोलने वाला चाबी, ये आपके पास एक बोल्ट है, ओके, और ये बच्चों यहाँ पर एक नट है, यहाँ पर एक नट है, ठीक है। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि ये जो आपका बोल्ट है इस पर देखो यहाँ इस प्रकार से फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे 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 घुमाते हैं, ठीक है। तो ये वाला नट ऐसे 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 खुलना शुरू हो जाता है। तो बच्चों इस नट की जो गति है वो भी घूर्णन गति का एक उदाहरण है, क्योंकि इस पर उपस्थित प्रत्येक कण कौन से पथ में घूमेगा, वर्ताकार पथ में घूमेगा, किस अक्ष के परितः घूमेगा। तो आंसर है बच्चों ये वाला जो प्लेन है ना, ये वाला जो प्लेन है, इससे देखो जो ये वाला लाइन बाहर आ रहा है तथा ये वाला लाइन जो अंदर आ रहा है, इसके परितः यानी जड अक्ष के परितः ये घूमेगा। तो जड अक्ष इसकी बोलो क्या होगी, घूर्णन अक्ष होगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी बच्चों, रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति। यहां आप एक बात ध्यान रखना भाई, घूर्णन गति हमेशा एक अक्ष के परितः होती है, ठीक है, एक अक्ष के परितः होती है, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है बच्चों बल आघूर्ण। नेक्स्ट टॉपिक आपका है बल आघूर्ण, या जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों टॉर्क। हेडिंग डाल लो, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, टॉर्क, और इसका सिंबल होता है टाउ, और जनरली इसको हम लोग बोल देते हैं टो, ठीक है। सिंबल इसका क्या होता है, टाउ, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, टो, ठीक है। किसको बोला जाता है टॉर्क, किसको बोला जाता है टॉर्क। तो बच्चों मैं फिर वापस उसी एग्जाम्पल पे आता हूँ। जैसे देखिए ये आपका बच्चों एक नट है, ठीक है, और इस नट को आप इस वाले बोल्ट से खोलना चाहते हो, है ना। तो आपको क्या काम करना होगा कि आप लोग बच्चों इस बोल्ट के ऊपर क्या करोगे, फोर्स लगाओगे, और फोर्स लगाते ही ये वाला बोल्ट आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, और इसके कारण ये वाला जो नट है वो ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगा, है ना, घूमने लग जाएगा, यानी ओपन होना शुरू हो जाएगा, यानी खुलना शुरू हो जाएगा। तो इस बल के कारण यह जो नट है इसने क्या काम करना शुरू कर दिया, घूमना शुरू कर दिया। इसका मतलब कौन सी गति शुरू कर दी बच्चों, घूर्णन गति शुरू कर दी। तो इस बल का जो यह घूर्णन गति करवाने का प्रभाव है, इस प्रभाव को ही हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। क्या कहते हैं, बल आघूर्ण, या क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो बच्चों बल आघूर्ण में सबसे पहले आप लिखिए बल आघूर्ण क्या होता है। तो आंसर है बल आघूर्ण होता है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, है ना, या फिर इसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो बल आघूर्ण में लिखिए आप बल का घूर्णी प्रभाव बल आघूर्ण कहलाता है। बल का घूर्णी प्रभाव बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण किसको बोलते हैं बच्चों, तो आंसर है बल का घूर्णी प्रभाव बल आघूर्ण कहलाता है। एक नंबर बात। दो नंबर बात, इसका मापन कैसे किया जाता है, इसको हमें ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना, ठीक है। इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, काम की चीज़ हमें इसमें पढ़नी है, मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो वो तो मेजरमेंट के लिए आप इसका एक डेफिनेशन लिखिए, है ना, लिखिए
किसी बल का किसी स्थिर अक्ष के परितः बल आघूर्ण का मान बल तथा बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्या लिखा आपने, समझाऊंगा ये चीज़ कैसे लिखी है मैंने। बच्चों इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तो देखिए किसी बल का किसी स्थिर अक्ष के परितः बल आघूर्ण का मान बल तथा बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब फार्मूला क्या लिखोगे आप फार्मूला लिखोगे बल आघूर्ण बराबर बल गुणा क्या लिखोगे, बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। क्या लिखा आपने, बल आघूर्ण बराबर बल गुणा बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। चलो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बल आघूर्ण बराबर बल गुणा ये जो बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी है, इसको बच्चों हम लोग आघूर्ण भुजा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आघूर्ण भुजा। ठीक है, जो मूल सूत्र है, जो बेसिक फार्मूला है वो तो ये है जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, इसको हम लोग आघूर्ण भुजा भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसका एक नाम और है, देखो हम इसको ये बोल देंगे कि बल आघूर्ण बराबर क्या बोलेंगे बताओ, बल गुणा जो आघूर्ण भुजा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर भुजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लीवर भुजा। तो बल आघूर्ण बराबर क्या हो गया, बल गुणा लीवर भुजा, बल गुणा लीवर भुजा। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। चलो इसको देखते हैं। आपने क्या कहा है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसको आपने क्या बोला हुआ है, टॉर्क। ये चीज़ है क्या वास्तव में, तो बच्चों इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से सीखेंगे, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से सीखेंगे। वहाँ से आपको फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट भी दिखाई देगा और इस एग्जांपल से आपको ये फार्मूला भी बच्चों चमकेगा कि बल आघूर्ण बराबर आपने क्या लिखा है, बल गुणा बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। चलो वो एग्जांपल देखते हैं। तो बच्चों कुछ ऐसा है, देखिए आप, कुछ ऐसा है कि आपके पास एक बड़ा पहिया है। ठीक है, ये एक बड़ा पहिया है बच्चों, ये एक बड़ा पहिया है। ओके, ये वाला पहिया, और इस पहिए के बिल्कुल बीच में एक छोटा पहिया चिपका हुआ है, ऐसे ये छोटे वाला पहिया चिपका हुआ है। ठीक है, और दोनों जो है वो इस वाले पॉइंट पर फिक्स है, यानी इस वाले पॉइंट के ऊपर हैंग किए हुए हैं। यानी दोनों जो पहिए हैं वो बच्चों ये वाला जो अक्ष है, यानी जो जेड अक्ष है ना, इसके परितः घूर्णन गति करने के लिए स्वतंत्र है। यानी ये क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं।
और जो छोटे वाला पहिया है वो बड़े वाले पहिए से एकदम से चिपका हुआ है। ओके, अब हम लोग क्या काम करते हैं, देखो अब हम लोग क्या काम करते हैं, देखिए। तो इसको सेंटर बोल देता हूँ भाई, ठीक है। जो बड़े वाला पहिया है उसकी त्रिज्या r1 है। एक बार मैं मान लेता हूँ कि r1 का मान कितना है, 4 मीटर। ओके, और बच्चों जो छोटे वाला पहिया है, छोटे वाला जो पहिया है उसकी त्रिज्या कितनी है, r2। और एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ कि r2 का मान कितना है, 2 मीटर। ठीक है, अब देखो एक काम करते हैं बच्चों, अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक डोरी की सहायता से m1 द्रव्यमान का एक पिंड लटका देते हैं और m1 का जो मान है वो आपका 4 किलोग्राम है। कितना है, 4 किलोग्राम। ओके, अब देखो बच्चों, ये जो m द्रव्यमान का पिंड है इस पर बारबल कार्य करेगा और बारबल होगा m1g। कितना होगा भाई, m1g। इस पर बारबल कार्य करेगा बच्चों, और बारबल कितना होगा बताओ, m1g। ठीक है, और m1g का मतलब कितना है बताओ, 4 गुणा 10, और 4 गुणा 10 का मतलब बोलो कितना आ जाएगा, 40 न्यूटन, है ना। इसका मतलब इस वाले पहिए के ऊपर नीचे की ओर 40 न्यूटन का बल लगा हुआ है। अरे भैया आपने यहाँ एक कील लगाई हुई है, कील से आपने डोरी आपने बांध दी और डोरी से आपने ये द्रव्यमान लटका दिया। ठीक है, तो बच्चों द्रव्यमान पर 40 न्यूटन का बल कहाँ कार्य करेगा, नीचे की ओर। तो बच्चों आप यह बताओ कि ये सिस्टम या ये पहिया बोलो रोटेशन मोशन करेगा या नहीं करेगा, और यदि रोटेशनल मोशन इसका होगा तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका आंसर होगा ये रोटेशनल मोशन करेगा, ये घूर्णन गति करेगा और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ हमें क्या लगता है, यहाँ हमें ये लगता है कि पहिए को जो घूर्णन गति करवाई जा रही है वो बल के द्वारा करवाई जा रही है ना। यहाँ पर बल लगा और बल के कारण हमें लगता है कि इसने घूमना शुरू कर दिया, यानी इसने घूर्णन गति शुरू कर दी, और ये कैसे हो रही थी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी तो लग रहा है कि घूर्णन गति के लिए जो उत्तरदायी कारक है वो ये वाला फोर्स है, यानी ये वाला बल है। अब हम क्या करते हैं, देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, हम लोग छोटे वाला जो पहिया है यहाँ से ये हटा देते हैं। छोटे वाला जो पहिया है, छोटे वाले पहिए पर यहाँ कील लगाकर उसके बाद एक डोरी लेकर m1 द्रव्यमान का पिंड लटका देते हैं, और m1 का जो मान है वो कितना है, 4 किलोग्राम। तो इस पर आपका भार बल लगेगा नीचे की ओर। ठीक है, और m1 का मान 4 और g का मान 10, तो बोलो कितना न्यूटन, 40 न्यूटन। अब देखो बच्चों, ये तो आपने हटा दिया, अब आपने इधर लगाया है इसको। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर 40 न्यूटन का बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है। तो बताओ ये पूरा सिस्टम या ये पहिया क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो इस बार आप बोलोगे ये पहिया इस वाले फोर्स के कारण कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। तो बच्चों यदि यहाँ पर फोर्स लगाते हो तब तो घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर फोर्स लगाते हो तब कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज। तो अब तक आप लोगों को यही लग रहा है कि इस पहिए की जो घूर्णन गति हो रही है ना, इसके लिए जो उत्तरदायी चीज़ है वो फोर्स है, वो बल है। जब बल यहाँ पर लगता है तब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और जब बल यहाँ पे लगता है तब ये क्लॉकवाइज घूमता है। यानी ये वाला बल एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये वाला बल क्लॉकवाइज घुमाएगा। चलो यह भ्रम भी दूर कर देता हूँ। अब आपने क्या काम किया कि यहाँ भी मास लटका दिया, यहाँ भी मास लटका दिया। ठीक है, कितना, 4 किलोग्राम, और यहाँ पर भी 4 किलोग्राम।
तो यहाँ पर भी बल लग रहा है 40 न्यूटन, यहाँ पर भी बल लग रहा है 40 न्यूटन। ये वाला बल चाहता है कि पहिया कैसे घूमे, एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला चाहता है कैसे घूमे, क्लॉकवाइज। और यदि यह घूमना बल के कारण ही हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का इफेक्ट तो बराबर हो गया, पहिया घूमना ही नहीं चाहिए, है ना, पहिया यहीं रुका हुआ रहना चाहिए। क्योंकि देखो बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला फोर्स भी कितना है, 40 न्यूटन, और क्लॉकवाइज घुमाने वाला फोर्स भी कितना है, 40 न्यूटन। इसका मतलब न तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, न ये क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, पहिया रुका हुआ रहना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ये पहिया जो है वो अब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है अब भी। इसका मतलब पहिए को घुमाने के लिए उत्तरदायी भौतिक राशि बल नहीं है, बल के अलावा कोई और चीज़ है, बल के अलावा कोई और चीज़ है। और वो जो और चीज़ होती है उसको क्या बोला जाता है, बल आघूर्ण, और किससे लिखा जाता है, टो से। तो बच्चों एक चीज़ देखो, यहाँ एक चीज़ देखो, आप इस वाले फोर्स के लिए आप R1 गुणा F1 निकालो, R1 गुणा F1 निकालो। R1 क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ, R1 है बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। आप लोग देखिए, बल ऐसे काम कर रहा है तो बच्चों बल की क्रिया रेखा ये है, घूर्णन अक्ष देखो ये है, और क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी ये वाली है, ये वाली जो इस पहिए की त्रिज्या भी है। R1 गुणा F1 का मान कितना आएगा, R1 देखो आपका कितना है 4, लो 4, F1 कितना है 40, तो बोलो ये कितना आ गया 160, कितना आ गया 160। ओके, अब आप R2F2 निकालो, R2F2 निकालो। R2 देखो ये इस वाले बल की जो क्रिया रेखा है या जिस रेखा के अनुदिश ये बल कार्य कर रहा है वो ये वाली है, घूर्णन अक्ष ये वाली है, लंबवत दूरी R2 है, और R2 का मान कितना है 2, तो R2 का मान तो 2 है। F2 का मान कितना है 40, कितना है 40, ये बोलो कितना आ गया 80। इसका मतलब R1 F1 जो है वो R2 F2 से क्या है, बड़ा है, और बड़ा है तो यह जो राशि होती है जिसको मैं क्या लिख रहा हूँ, R गुणा F, क्या लिख रहा हूँ, R गुणा F, ये वाली जो राशि होती है यह इस पहिए को घुमाने के लिए उत्तरदायी भौतिक राशि होती है, और इसे ही क्या कहा जाता है, बल आघूर्ण। तो बच्चों ये यदि बड़ी है, ये बड़ी है, तो ये कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हम 4 किलोग्राम की जगह यहाँ 5 किलोग्राम का मास लटका देते हैं। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर तो बच्चों R1 गुणा F1 बोलो कितना है 160, ठीक है। अब यहाँ 5 कर दिया, पहले 80 था 5 कर दिया, तो ये फोर्स अब 40 न्यूटन नहीं, बोलो कितना हो गया 50 न्यूटन। तो R2 गुणा F2 2 गुणा 50 बोलो कितना हो गया बच्चों 100, ये कितना हो गया 100। R2F2 अब बोलो कितना हो गया 100, लेकिन अब भी ये ज़्यादा है तो पहिया अब भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसी प्रकार हम 6 करें, इसी प्रकार हम 7 करें, और इसी प्रकार यदि हम बच्चों 8 किलोग्राम का मास यहाँ लटका दें तो बोलो फोर्स इस पर कितना हो जाएगा 80 न्यूटन। R2 गुणा F2 2 गुणा 80 बोलो कितना हो गया 160, कितना हो गया 160। ये दोनों बोलो क्या हो गई इक्वल। हम देखते हैं पहिया घूमता ही नहीं है, घूमता ही नहीं है पहिया, वहीं रुक जाता है। इसका मतलब जो इस पहिए को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था और जो इस पहिए को क्लॉकवाइज घुमा रहा था, है ना, वो वाला प्रभाव बराबर हो चुका है, इसलिए पहिया रुक गया। न तो अब ये क्लॉकवाइज घूमता है और न एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और इस स्थिति में हम देखते हैं कि R गुणा F का मान बराबर हो जाता है। R1 F1 कितना 160, R2 F2 कितना 160, और पहिया रुक जाता है।
इसका मतलब पहिए की घूर्णन गति के लिए या पहिए को घुमाने के लिए जो उत्तरदायी भौतिक राशि है वो बल नहीं है बच्चों, बल नहीं है, वो बोलो क्या है, आर गुणा बल है। क्या है वो, आर गुणा बल है। और आर क्या है तो प्यारे बच्चों, आर है बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। तो ये बल आघूर्ण किसके बराबर हो गया, देखो बल तो चाहिए, बल के बिना तो नहीं घूमेगी, बिना बल तो घूम ही नहीं सकती, बल तो चाहिए। तो बल आघूर्ण किसके बराबर हो गया, बल गुणा ये आर क्या है, बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, ये दूरी है। और इस दूरी को क्रिया रेखा से जो लंबवत दूरी है इसको क्या बोल देते हैं, आघूर्ण भुजा, या फिर क्या बोल देते हैं, लीवर भुजा। इसलिए कहते हैं बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणा लीवर भुजा। क्या होता है बच्चों, बल गुणा लीवर भुजा। ध्यान देना, ये दूरी क्रिया रेखा से लंबवत दूरी है, बल यहां काम कर रहा है, देखो ऐसे काम कर रहा है। तो ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला लाइन ये बल का क्रिया रेखा है। और ये वाला जो दूरी है जिसको मैंने क्या लिखा है, R1, ये बच्चों घूर्णन अक्ष जो है, घूर्णन अक्ष जो है उससे बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी है। इसी प्रकार R2 भी घूर्णन अक्ष से क्रिया रेखा से लंबवत दूरी है। ये बात हो गई। अब हम क्या काम करें, देखो बच्चों, अब हम यहाँ 9 किलोग्राम कर दो, 9 करते ये कितना हो गया 90, और यहाँ 90 करते ये कितना हो गया 180। अब ये बड़ा हो गया तो हम देखते हैं ये पहिया अब क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देता है, क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देता है। तो बच्चों देखो, आपने एक बॉडी को यहाँ पर फिक्स किया हुआ था, घूमने के लिए ये क्या है बच्चों, स्वतंत्र है। तो आपने क्या देखा, इस पर यदि हम लोग क्या लगाएं, फोर्स लगाएं, तो फोर्स के कारण ये क्या करने लगती है, घूमने लगती है। इसका मतलब रोटेशनल इफेक्ट किसके कारण आया, फोर्स के कारण। और फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट है उसको क्या कहा जाता है, टॉर्क। और उसका जो मेजरमेंट है वो क्या होता है, RF। क्या होता है, RF। क्या होता है, RF। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा कि हमने ये फार्मूला क्या लिखा है। हमने लिखा है कि बल आघूर्ण बराबर बल गुणा बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। चलो ये तो फर्स्ट एग्जांपल था, इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, है ना। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, आप उससे अच्छे से समझ जाओगे। बच्चों देखिए, ये मैं वो बोल्ट ले लेता हूँ, है ना, नट खोलने वाला जो बोल्ट है यानी जो चाबी है वो ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ बच्चों आपका वो नट है, ठीक है, यहाँ वो आपका नट है। तो हमें इस नट को खोलना है, तो हम लोग क्या काम करते हैं बच्चों, इस पर देखो यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, ये वाला फोर्स यहाँ पे लगाते हैं, ये वाला फोर्स यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो ये वाला नट जो है, ये वाला नट है, जब ओपन होगा तो घूर्णन गति करेगा और इस वाली अक्ष के परितः करेगा। और अक्ष से यानी यहाँ से जहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो, जहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो उसकी दूरी बोलो कितनी है बच्चों, R। दूरी कितनी है, R। तो इस पर जो टॉर्क लगेगा वो कितना होगा, RF होगा। कितना होगा बच्चों, RF होगा, है ना। आप इस पर ऐसे ऐसे फोर्स लगाओगे और ऐसे ऐसे घुमाओगे तो ये घूर्णन गति करने लग जाएगा और ये खुलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये घूर्णन गति किसके कारण कर रहा है, फोर्स के कारण। लेकिन फोर्स का कौन सा इफेक्ट है, रोटेशनल इफेक्ट। और ये रोटेशनल इफेक्ट किसके बराबर है, तो आंसर है R गुणा F या F गुणा R, यानी बल गुणा बल की क्रिया रेखा से घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी। क्रिया रेखा ये है, क्रिया रेखा ये है, सॉरी घूर्णन अक्ष ये वाली है, बल इस रेखा के अनुदिश कार्य कर रहा है और इससे लंबवत दूरी बोलो कितनी है, R। लंबवत दूरी कितनी है, R। चलो एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ आप और देखो, यही आपका बोल्ट है, देखो यही आपका बोल्ट है, ठीक है। और ये आपका वो पेच है। आप इस पर बल ऐसे लगा देते हो, ऐसे लगा देते हो, इसका मतलब आपने इस पे ऐसे फोर्स लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो डायरेक्शन है इससे थीटा कोण पे आपने फोर्स लगा दिया। किस कोण पे लगा दिया, थीटा कोण पे। तो बच्चों गौर से देखो, आप इसके कंपोनेंट लेंगे तो एक कंपोनेंट तो ये आ जाएगा, ये तो आएगा F कोस थीटा,
और एक कंपोनेंट ये आएगा देखो एफ साइन थीटा, ये आपने कंपोनेंट ले लिए, ठीक है। और बोल्ट से जो फोर्स लग रहा है वो कितनी दूरी पे लग रहा है, आर दूरी पर। कितनी दूरी पे लग रहा है, आर दूरी पर। तो आप लोग देखो बच्चों, ये जो एफ कोस थीटा है ना, इसके कारण बल लागू नहीं बनेगा। भाई आप सोचो जरा, आप जरा सोचो कि ये आपका बोल्ट है और यहाँ पर पैच है, और यदि बोल्ट पर आप इधर फोर्स लगाओगे, इधर फोर्स लगाओगे, तो क्या ये खुलेगा, क्या ये घूर्णन गति करेगा? तो आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। ये किसके कारण ओपन होगा? तो आंसर है इस वाले फोर्स के कारण होगा। और ये वाला फोर्स कौन सा फोर्स है? परपेंडिकुलर फोर्स। आर के बोलो क्या है? ये परपेंडिकुलर फोर्स। और परपेंडिकुलर फोर्स के कारण ये कौन सी गति करता है? घूर्णन गति करता है। तो इसके लिए यदि टॉर्क लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आर एफ क्या लिखेंगे? साइन थीटा। और आर एफ साइन थीटा लिखोगे तो टो बराबर इसको क्या लिखा जा सकता है? आर क्रॉस एफ। क्या लिखा जा सकता है? आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ को सरल करोगे तो क्या आएगा? आर एफ साइन थीटा। थीटा क्या होता है? आर और एफ के बीच बनने वाला कोण। आर क्या है? ये आपका है बच्चों वेक्टर आर, ठीक है। और इधर आपका फोर्स लग रहा है, इधर आपका फोर्स लग रहा है, आर को इधर आप आगे बढ़ाओगे तो आर और एफ के बीच का एंगल बोलो कितना आएगा? थीटा आएगा। इसलिए टो बराबर हम लोग क्या लिख देते हैं? आर क्रॉस एफ, या क्या लिख देते हैं बच्चों? आर एफ साइन थीटा। क्या लिख देते हैं? आर एफ साइन थीटा। क्या लिख देते हैं बच्चों? आर एफ साइन थीटा। तो आप लोगों ने लिखा है कि बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुणा लीवर भुजा। क्या होता है बच्चों? बल गुणा लीवर भुजा, ठीक है। तो इसके लिए यदि एक फार्मूला लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, फार्मूला लिख सकते हो आप, फार्मूला लिख सकते हो। क्या भाई? आप लिख सकते हो टो बराबर क्या होता है? आर क्रॉस एफ। टो बराबर क्या होता है बच्चों? आर क्रॉस एफ, ठीक है। टो बराबर क्या होता है? आर क्रॉस एफ। ये आपने लिख दिया। चलो, या आप इसको लिख सकते हो टो बराबर क्या भाई? आर एफ साइन थीटा। आर एफ साइन थीटा। नीचे क्या लिखोगे? थीटा क्या है? वेक्टर आर, ये लीवर भुजा है या इसको आघूर्ण भुजा बोलते हैं, तथा वेक्टर एफ के बीच का कोण। क्या है ये? आर तथा एफ के बीच का कोण, ठीक है। चलो इसके कुछ केस ले लेते हैं, स्पेशल केस ले लेते हैं, स्पेशल केस ले लेते हैं। इसके स्पेशल केस लेते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। टो बराबर क्या? आर एफ साइन थीटा, ठीक है। इसको बोल देता हूँ 1 नंबर। क्या बोल दूँ इसको? 1 नंबर, ठीक है। पहला केस ले लेता हूँ, इसका पहला केस ले लेता हूँ कि थीटा आपका 0 डिग्री हो, आर और एफ के बीच बनने वाला कौन है? केस फर्स्ट ले लेता हूँ। केस फर्स्ट, थीटा आपका कितना हो? 0 डिग्री। 0 डिग्री होगा तो टो बराबर क्या बनेगा? आर एफ साइन 0 डिग्री। ये क्या होता है? 0। तो यहाँ से टो बराबर क्या आ गया? 0, यानी कोई टॉर्क नहीं लगेगा। इसका मतलब पिंड घूर्णन गति नहीं करेगा। घूर्णन गति किसके कारण करता है? टॉर्क के कारण, यानी टो मिनिमम आ गया। ओके, इसके बाद देखते हैं बच्चों केस सेकंड। क्या देखते हैं? केस सेकंड। केस सेकंड, केस सेकंड। थीटा बराबर आपका कितना हो बच्चों? 90 डिग्री। कितना हो? 90 डिग्री। 90 डिग्री हो तो जब आप इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दो, 1 में वैल्यू रखोगे तो टो बराबर क्या आएगा? आर एफ साइन 90। साइन 90 का मान बच्चों 1 होता है, तो टो बराबर क्या आएगा? आर एफ। ये बल आघूर्ण का कौन सा मान होगा? मैक्सिमम। कौन सा मान होगा? मैक्सिमम। तो बच्चों टॉर्क को मैक्सिमम होने के लिए एक तो आपका जो थीटा है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। दूसरी बात, आर भी बड़ा होना चाहिए और आपका एफ भी बड़ा होना चाहिए। आर क्या होता है? आर होता है घूर्णन अक्ष से उस बिंदु का या उस कण का दूरी जहाँ पर बल लगाया जा रहा है, जहाँ पर बल लगाया जा रहा है। दोबारा देखो, जैसे ये पहिया लिया था आपने, याद करो 2 पहिए थे, एक छोटा एक बड़ा। बड़े वाले पर छोटा वाला चिपका हुआ था, ऐसे था, ऐसे था। ये देखो बच्चों सेंटर था, ये घूर्णन अक्ष भी थी। फोर्स आप यहाँ लगा रहे थे, ऐसे ऐसे आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे थे यहाँ पर, ठीक है। ये वाली जो दूरी थी वो क्या थी? बोलो R1। तो ये R क्या होता है? R क्या होता है? ध्यान सुनो, जिस कण पर या जहाँ या जिस स्थान पर फोर्स लगाया जा रहा है ना, उस स्थान की घूर्णन अक्ष से जो लंबवत दूरी होती है वो R होती है, ठीक है। तो आप देखते हो R ज़्यादा होगा ना तो टॉर्क ज़्यादा होगा, और टॉर्क जितना ज़्यादा होगा ना वो जो पिंड है वो उतनी ही सरलता से घूर्णन गति करेगा। चलो
चलो इसके एग्जाम्पल देखें, इसके एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। तो खूब सारे एग्जाम्पल हैं इसके, है ना। यानी जो फोर्स है ना, जो फोर्स है ना, वो बच्चों घूर्णनक से दूर लगना चाहिए, घूर्णनक से दूर लगना चाहिए। जितना ज़्यादा दूर लगेगा आर उतना बड़ा होगा, और जितना आर बड़ा होगा उतना टो बड़ा होगा, जितना टो बड़ा होगा वो वस्तु उतनी ही सरलता से घूर्णन गति करेगी। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल आप देखो, आपने देखा होगा दरवाजों पर हत्था या हैंडल कब्जों से दूर लगाए जाते हैं, कब्जों से दूर लगाए जाते हैं, है ना। देखो ये होता है, ये घूर्णनक्ष होती है ना। जो गेट के कब्जे होते हैं उनसे गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर रेखा जिसके परितः हमारा दरवाज़ा घूर्णन गति करता है। और ये बच्चों आपका दरवाज़ा है, ये आपका दरवाज़ा है, गेट है। हम लोग हैंडल है ना, हैंडल जहाँ हम फोर्स लगाते हैं, हैंडल को पकड़ के बच्चों हम फोर्स लगाते हैं ऐसे ऐसे। ये हैंडल है ना, ये हैंडल, ये बच्चों ये जो घूर्णनक्ष है ना, इससे दूर लगाया जाता है। दूर लगाओगे तो क्या बढ़ जाएगा, आर बढ़ जाएगा। और आर यदि बढ़ जाएगा तो आपको पता है थोड़े से फोर्स के लिए भी, चूंकि आर बढ़ चुका है तो टॉर्क क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ये सरलता से खुल जाएगा। और यही हैंडल यदि हम यहाँ लगाएं और उसके बाद इसको घुमाने का प्रयास करें, इसको घूर्णन गति करवाने का प्रयास करें, इसको खोलने का प्रयास करें, तो बच्चों आपको पता है आपको बहुत बड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके खुलेगा तो खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा, है ना। इसलिए दूर लगाया जाता है, क्या बढ़ाने के लिए, आर बढ़ाने के लिए, ताकि टो क्या हो, बढ़ जाए। दूसरा एग्जाम्पल देखो बच्चों, पेचकस के हत्थे चौड़े बनाए जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पेचकस के हत्थे चौड़े बनाए जाते हैं। जैसे बच्चों पेचकस आप लोगों ने देखा हुआ, पेचकस का जो हत्था है, जो हम ओपन करने के लिए उसको पकड़ते हैं, वो चौड़ा बनाते हैं, क्योंकि जब आप पेचकस को घुमाते हो तो वो घूर्णन गति करता है बच्चों। कौन सी गति करता है, घूर्णन गति। किस अक्ष के प्रति है, इस वाली अक्ष के प्रति है। और हम अंगूठे से इस पर बल लगाते हैं, और जिस स्थान पर बल लगाया जाता है वो घूर्णन अक्ष से क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। और दूर होने के लिए उसको क्या बनाया जाता है, मोटा बनाया जाता है, ताकि हम जहाँ बल लगाएं वो घूर्णन अक्ष से दूर हो जाए। और दूर हो जाएगा तो किसका मान बढ़ जाएगा, आर का मान। आर का मान बढ़ जाएगा तो किसका मान बढ़ जाएगा, टो का मान। और देखो तो आप देख सकते हो हैंडपंप का हैंडल लंबा बनाया जाता है। हैंडपंप के हैंडल की गति है ना, वो भी घूर्णन गति होती है बच्चों। आप अप डाउन करते हो ना, वो घूर्णन गति है ना। और हैंडल लंबा बढ़ाएंगे तो जो उसकी घूर्णन अक्ष है ना, जैसे आपका हैंडपंप है, ये आपका हैंडपंप है, ये हैंडल ऐसे ऐसे मोशन करता है, तो इस वाले अक्ष के प्रति घूर्णन गति कर रहा है। और हैंडल लंबा होगा तो हम इसको एकदम किनारे से पकड़ते हैं, तो घूर्णन अक्ष से बोलो फोर्स कहाँ लगाया जाएगा, दूर लगाया जाएगा, तो क्या बढ़ जाएगा, आर बढ़ जाएगा। आर बढ़ जाएगा तो टॉर्क क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हैंडपंप का हैंडल लंबा बनाया जाता है, क्या बढ़ाने के लिए भैया, आर बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए, आर बढ़ाने के लिए। तो बच्चों ये आपका था रोटेशनल मोशन और टॉर्क, है ना। तो टॉर्क क्या होता है आप समझ गए होंगे, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी बल का जो घूर्णन प्रभाव है या जो घूर्णी प्रभाव है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क का सीधा सीधा फार्मूला होता है बल गुणा बल की क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, या आप याद रखोगे टो बराबर आर क्रॉस एफ। टो बराबर क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो बच्चों आज की क्लास को हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो ट्यूसडे को होगी, और ट्यूसडे को हम लोग 12th क्लास स्टार्ट करेंगे, और 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करनी है बच्चों। आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, पुराने वाला सिलेबस जो लास्ट ईयर तक था वो नहीं है। अब जो CBSE का सिलेबस है वही राजस्थान बोर्ड में लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो सिलेबस चेंज हो गया है।
आपको साथ साथ में नोट्स तैयार करने हैं और ट्यूसडे से हम लोग जो आपकी 12th क्लास है उसको विधिवत रूप से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।